गूंगी जेठानी की जबान बनी देवरानियाँ। 1 मिनट, कहाँ? वो माँ जी ने कहा था ना कि सभी बहुएं मेरे कमरे में आओ, तो बस वहाँ ही जा रही हूँ। कुछ बताना था ना उन्हें। अरे वाह, अब तो काफी जबान चल रही है। अभी के अभी यहाँ से जाओ, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। और हाँ, मुंह नहीं खोलना, नहीं तो जबान खींचकर सच में गूंगी कर दूंगी, समझ आया? पर क्या पर? देवी जी, आप यहाँ क्यों आई है? आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगी क्या कि आप यहाँ क्यों आई है? नहीं, वो मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप तो सब जानने वाले एक बेहद ही समझदार औरत है ना, तो जाइए। शिफाली ने ऐसे बोलकर पूनम के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी पूनम की आंखों में आंसू आ गए। अभी वो वहाँ खड़ी हुई ही थी कि तभी दूसरी तरफ, हमारे घर में देर से उठना तुम्हारे ससुर जी के दिमाग को हिला देता है, तो कोशिश करना कि तुम 8 बजे ही जाग जाया करो। और दूसरी बात बहू, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, वो मेरी घर की पहली और बड़ी बहू है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम दोनों ने अपनी जेठानी को देखा नीचे, उस गूंगी औरत को? उससे ज्यादा नहीं बोलना, नहीं उससे घुलना मिलना, क्योंकि वो परिवार को तोड़ने वाली औरत है, जोड़ कर रखने वाली नहीं, समझ आया? वो नीचे जो थी वो हमारी जेठानी थी? क्यों माँ जी, ऐसा क्या किया उन्होंने जो आप उन्हें घर तोड़ने वाली बोल रही हैं? समझ नहीं आता है क्या? ये पहले ही दिन मेरी डांट सुनने का शौक चढ़ रहा है। मैंने कहा ना कि तुम उससे ज्यादा बात नहीं करोगी, तो बस नहीं करोगी, समझ आ गया तुम्हें? अब चुप करो। जरूरी नहीं कि बाल की खाल को ही नोचा जाए, बड़े लोगों की बातों को यूं ही भी मान लेना चाहिए। शारदा की बात को सुनकर बहुएं चुप हो गईं। वो अभी अभी ही घर में आई थीं, तो वो समझ नहीं पाई कि वो क्या बोले। अपनी सास की बात को उन्होंने मान लिया, लेकिन शारदा की बात पर उन्हें यकीन नहीं था। देखना ये था कि शरीफ सी दिखने वाली पूनम क्या सच में घर को तोड़ने वाली औरत थी, या बस उसका मुंह घर वालों ने किसी वजह से बंद करवाया हुआ था। जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ, अपना ख्याल रखना, और बाबा का भी, और अपनी दवाइयाँ वक्त से खाती रहना। हाँ, मैं ससुराल जाकर भी मायके की पूरी पूरी खबर लेती रहूंगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, अब तू चली जाएगी तो ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो तू होती थी तो सारा सब संभाल ही लेती थी। अरे गंगा बहन, लड़कियां तो होती ही है एक दिन खुद से दूर करने के लिए। चलो, अब तुम इस कलेजे को पत्थर करके अपनी बच्ची को जाने दो। दिव्या मेरी दीपिका की तरह ही है। इस मोहल्ले में मैंने इन 2 बच्चियों को मानो खुद बड़ा किया है। चलो, अब इनके ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं, इन्हें जाने दो। मैंने तो अपनी दीपिका को कलेजे पर पत्थर रख के उसके ससुराल भेज दिया है। बहन, जा दिव्या, कर ले अपनी नई जिंदगी शुरू। आ जाओ भाई, देर हो रही है। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुझे पूनम, तू घबरा नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मुझे मुस्कुराना चाहिए, आज तो मेरी देवरानी आ रही है, मुझे उनका गृह प्रवेश करवाना है, मुझे ऐसे मुंह नहीं लटकाना चाहिए। एक काम करती हूँ, उनके आने के लिए उनके गृह प्रवेश की तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ, लो आ गया हमारा घर बहुआ। वाह, कितना अच्छा घर है। नालायक ने ढोल ताशे की आवाज सुन ली होगी, लेकिन देखो तो अभी तक नहीं आई है। जो आ जाए। लगता है कि बारात लौट आई है, जल्दी से देखती हूँ। स्वागत है। गूंगी है? अब क्या गूंगी के साथ बहरी भी हो गई है, जो हमारी आवाज ही नहीं आई तुझे? माफ कीजिए बाबा, वो सफाइया नहीं दे। अरे गूंगी भाभी, हट भी जाओ यहाँ से, तुम तो रास्ता ही घेर कर खड़ी हो गई। भूमि ऐसे बोलकर अंदर आई। फिर पूनम ने अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाने के लिए पूजा की थाली उठाई। माँ जी, मैं कोई इसके हाथ से आरती की थाली लो। हे भगवान, तुझसे किसने कहा था कि तू इसको हाथ लगा? बोल। माँ जी, मैं तो बस। क्या है, जब मुंह में जबान नहीं है ना, तो कम औ औ किया करो, समझ में आया? पागल औरत, अब हटो सामने से। जी। लाओ, मैं अपनी भाभीयों का गृह प्रवेश करवाऊंगी। भूमि ने ऐसे बोलकर नई बहुओं का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद, माँ मुझे जोरों से अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जा। एक बात कहूँ क्या शारदा बहन, तुम्हारे बड़े बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। उसे तो गूंगी पत्नी मिली, ये दोनों तो कुछ लोग भी रही हैं। अरे अब बस क्या ही किया जा सकता है जब नसीब ही खट्टी हो। माँ बड़ी थकान हो रही है। अरे तो तुम लोग कमरे में जाओ ना, बहुओं को भी ले जाओ। नहीं बहुएं अभी नहीं जाएंगी, तुम सभी कमरे में जाओ। और शेफाली, तू अपनी भाभीयों को लेकर आ मेरे कमरे में, कुछ जरूरी बातें समझानी है। जी माँ। सभी अपने अपने कमरों में चले गए।
शारदा भी अपने कमरे में चली गई और शेफाली दोनों बहुओं को लेकर जाने लगी। पीछे से पूनम भी आ रही थी। दोनों नई बहुएं तो कमरे में चली गईं, लेकिन जैसे ही पूनम वहां आई, एक मिनट, कहाँ? वो माँ जी ने कहा था ना कि सभी बहुएं मेरे कमरे में आओ, तो बस वहाँ ही जा रही हो। कुछ बताना था ना उन्हें। अरे वाह, अब तो काफी जबान चल रही है। अभी के अभी यहाँ से जाओ, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। और हाँ, मुंह नहीं खोलना, नहीं तो जबान खींचकर सच में गूंगी कर दूंगी, समझ आया? पर क्या पर? देवी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगी क्या कि आप यहाँ क्यों आई हैं? नहीं, वो मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप तो सब जानने वाली एक बेहद ही समझदार औरत है ना, तो जाइए। शेफाली ने ऐसे बोलकर पूनम के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी पूनम की आंखों में आंसू आ गए। पूनम अपने घर में बड़ी बहू थी। उसके घर में उसकी 2 ननद, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी, उसका पति, सास ससुर और 2 देवर थे। आज उसके देवरों की भी शादी हो चुकी थी और उसकी 2 देवरानियां आ गई थीं। पूनम अपने ससुराल में चुप रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे गूंगी बुलाते थे और नापसंद करते थे। कोई भी उससे खुश नहीं था। ऐसे ही आज के दिन भी उसके साथ हुआ। पूनम अभी दरवाजे के बाहर खड़ी ही थी कि उसका जीजा रितेश वहां पहुंचा। सो सैड, मुंह पर ही ऐसे गैरों की तरह कौन दरवाजा बंद करता है? वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं हूं ना, आप मेरे साथ आ जाओ। मुझसे दूर रहो, समझ आया? अरे सुंदर लड़कियों से कहाँ दूर रहा जाता है। रितेश, अंदर आ जाओ ना, क्यों देर कर रहे हो? आया बेबी। रितेश ऐसे बोलकर चला गया। वहीं पूनम भी घबराकर रसोई में आ गई। एक तरफ पूनम डरी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ, हमारे घर में देर से उठना तुम्हारे ससुर जी के दिमाग को हिला देता है, तो कोशिश करना कि तुम 8 बजे ही जाग जाया करो। और दूसरी बात बहुओं, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, वो मेरे घर की पहली और बड़ी बहू है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम दोनों ने अपनी जेठानी को देखा नीचे, उस गूंगी औरत को? उससे ज्यादा नहीं बोलना, न ही उससे घुलना मिलना, क्योंकि वो परिवार को तोड़ने वाली औरत है, जोड़कर रखने वाली नहीं, समझ आया? वो नीचे जो थी वो हमारी जेठानी थी। क्यों माँ जी, ऐसा क्या किया उन्होंने जो आप उन्हें घर तोड़ने वाली बोल रही हैं? समझ नहीं आता है क्या, या पहले ही दिन में मेरी डांट सुनने का शौक चढ़ रहा है? मैंने कहा ना कि तुम उससे ज्यादा बात नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी, समझ में आ गया तुम्हें? अब चुप करो। जरूरी नहीं कि बाल की खाल को ही नोचा जाए, बड़े लोगों की बातों को यूं ही भी मान लेना चाहिए। शारदा की बात को सुनकर बहुएं चुप हो गईं। वो अभी अभी ही घर आई थीं, तो वो समझ नहीं पाई कि वो क्या बोले। अपनी सास की बात को उन्होंने मान लिया। दोनों बहुएं अपनी सास की बात को सुनकर अपने अपने कमरों में चली गईं। बेचारी पूनम रसोई में ही थी। चलो, ये रसोई भी साफ हो गई। ये क्या, सुबह के 3 बज गए और मैं अभी तक रसोई में ही हूँ। जल्दी से जाकर सो जाती हूँ, सुबह को जल्दी भी उठना है। सिवाय घर में पूनम के कोई जागा हुआ नहीं था। वो अपने कमरे में गई, जिसके बाद वो जमीन पर ही सोने को लेट गई। उसका पति बेड पर सोता था और वो खुद जमीन पर सोया करती थी। ऐसे ही अगली सुबह, ए पूनम, पूनम। क्या हुआ? मुझे देर हो गई है क्या? हुई नहीं है, लेकिन गूंगी हो जाती। वो तो शुक्र है कि मैं जाग गया तो तुम्हें जगा दिया। तुम क्या गूंगी के साथ बहरी भी हो गई हो? संजय की बात का पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर बस तैयार हो गई, जिसके बाद वो नीचे आ गई। नीचे नई बहुओं की पहली रसोई की रस्म की तैयारी चल रही थी। माधव, अपनी बहन को तो फोन करके बुला ले। ओके मॉम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। इसको तो पीछे वाली को कोई तमीज ही नहीं है कि बड़ों को कैसे आदर किया जाता है। अरे अब क्या बुत बनी खड़ी ही रहोगी? यहाँ मैं, माँ जी आती हूँ जी, बताइए। जा, मेरी बहुओं के लिए पहली रसोई बनाने के हिसाब से रसोई को साफ कर दे। जी। पूनम बिल्कुल एक कठपुतली की तरह थी। उसके घर वाले उससे जो कुछ करने को बोलते थे वो कभी मना नहीं करती थी, बस उनके इशारों पर नाचती रहती थी। ऐसे ही आज भी वो चली गई और जल्दी जल्दी से कर देती हूँ, कहीं मेरे ऊपर फिर से डांट न पड़ जाए। वाह, रसोई तो काफी अच्छी है और ये तो काफी साफ भी लग रही है। तो आप क्यों मेहनत कर रही हैं भाभी? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? दिव्या और दीपिका, सोचा आपकी मदद ही कर दे। बस, कोई जरूरत नहीं है इस गूंगी की मदद करने को सोचने की भी। बात समझ आई? चल गूंगी, चुपचाप खाना बना। खाने में खीर, पूरी, सब्जी, हलवा और चावल बना देना।
और मेरी बहुओं से चम्मच चलवा देना, समझ आया? मेरी बहुओं ने अगर और मेहनत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बहुओं, तुम आ जाओ। माँ जी, लेकिन पहली रसोई तो हमारी है ना। जितना बोला है बस तुम वो करो। चल गूंगी, काम पर लग जा। शारदा की बात को सुनकर बहुएं रसोई से निकल गई और थकी हारी पूनम फिर से खाना बनाने में लग गई। जब खाना बन गया तो देवरानियों ने उसमें चम्मच चला दिया। उन्हें ये सब अच्छा तो नहीं लगा। ऐसे ही दोपहर हो गई और अब सभी खाना खाने को बैठे हुए थे। रितेश और भूमि भी घर आ गए थे। अरे जीजा जी बैठिए। दिव्या और दीपिका, तुम दोनों भी बैठ जाओ बेटा। सभी बैठ जाओ सिवाय पूनम को छोड़कर। अरे भाभी को क्यों मना कर रहे हो? साले जी बैठने दो, इसके लिए जगह नहीं है। चलो खाना शुरू करो। गूंगी, चल सभी को खाना परोस। पूनम ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती थी। उसको देखकर उसकी देवरानियों को उसके ऊपर तरस आने लगा। बाबा आपको क्या दे दूं? जो कुछ है सब दे दे गूंगी। कहाँ तो तेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, और जब निकलता है तो ऐसी ही उल्टी बात। माफ कर दीजिए बाबा। बेचारी पूनम ने सभी को खाना परोसा और उसके बाद वो परोसते हुए रितेश के पास चली गई। जहाँ जाते ही उसके हाथ पांव सभी कांपने लगे। क्या बेकार की आवाजें निकालने जा रही हो? तुम शांति से खाना नहीं परोस सकती हो क्या? माफ कीजिए दीदी, बस निकल गया। पूनम ने किसी तरह खाना निकाल दिया, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर, ये कहावत तेरे लिए ही बनी हुई है पूनम। मैंने रसोई में छाछ भी तो खट्टी करने को बोला था, तूने लाकर क्यों नहीं रखी है? मैं लाती हूँ। पूनम रसोई में चली गई। उसके जाते ही रितेश का दिमाग काम करने लगा। चल रितेश, अब तेरी बारी है। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या हो गया? माफ कीजिएगा, मैं इसको साफ करके आता हूँ। रितेश ऐसे बोलकर साफ करने को उठा, लेकिन वो असल में रसोई में जा रहा था जहाँ बस पूनम थी। नमस्ते भाभी जी। कौन है? अरे हाँ मैं, पहचाना नहीं क्या? क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस आपके इन नरम नरम हाथों से अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। ये लीजिए। लाइए। छोड़िए मेरे हाथ को, छोड़िए, मैं कहती हूँ छोड़ो। भाभी इसमें को जरा मुझे सब्जी। दिव्या एकदम रसोई में आ गई, जिसकी वजह से रितेश ने पूनम का हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ से पानी का ग्लास भी छूट गया। क्या हो रहा है यहाँ? और जीजू, आप तो बाथरूम गए थे ना? हाँ वो मुझे प्यास लग रही थी तो मैं यहाँ आ गया। चलता हूँ। भाभी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी बहन की ही तरह हूँ। नहीं, कुछ भी बात नहीं है, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक है। ठीक है। पूनम का चेहरा पूरा उतर गया था। दिव्या को शक सा तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाकर निपट गए। ऐसे ही बहुओं की शादी हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। पूनम की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिसकी वजह से ये जाहिर हो सके कि पूनम को घर तोड़ने वाली क्यों कहा गया। बहुएं उसको देखती थीं। माँ जी, ये लीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। यही रख दे। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा नीचे किसी से कुछ बात कर रहे हैं। बाबा क्या बात है? क्यों रे गूंगी, ये अखबार वाले को तूने पैसे नहीं दिए थे क्या? नहीं बाबा, मैंने दे दिए थे। रमेश भैया, जब आप पिछले महीने आए थे तो मैंने कहा था कि हमारे जागरण का अखबार चाहिए, कोई दूसरा नहीं, और उस वक्त मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए थे, तो अब इस महीने के हम पैसे नहीं देंगे। अरे हाँ बहू रानी, मैं भूल गया था। भाभी कितनी समझदार है, सभी का कैसे ख्याल रखती है, लेकिन पता नहीं क्यों घर वाले इनको घर जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली बुलाते हैं। शेफाली, तुम्हारे कॉलेज में कल प्रैक्टिकल है, तुम बताओ कि तुमने अपनी फाइल बना ली है क्या? क्यों हेडमास्टर ने आपको बताया क्या किसी ने कि कल प्रैक्टिकल है या कुछ और है? वो तुम्हारे फोन पर मैसेज आया था, चेक करो। ओह नो, ये तो सच में ही है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैंने तो फाइल के अंदर अभी एक भी वर्ड नहीं लिखा है। भाभी अब आप ही मेरी फाइल बनाओ, मैं आपको देती हूँ। हाँ, और कल तक मुझे वो हर हाल में पूरी चाहिए। पूनम को शेफाली अपने कमरे में ले गई, जहाँ उसने ढेरों पेजेस लिखने को दे दिए। अभी शेफाली की फाइल पूनम बना ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी देवरानियां आ गईं। क्या कर रही हो भाभी? कुछ नहीं। देखने से तो लग रहा है कि ये कॉलेज का काम है, चलो हम भी करवा देते हैं। दोनों बहुएं पूनम की मदद करने को बैठ गईं। दिव्या और दीपिका पूनम से बात करना चाह रही थीं। भाभी आप कितनी पढ़ी हुई है?
मैं छोड़ो, क्या मिलेगा जानकर। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? मेरा किसी चीज में नहीं रहा। अच्छा, पर ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं। क्या भाभी, आपसे हम जो कुछ भी पूछ रहे हैं आपके पास बस छोटा सा जवाब है, क्यों? इसलिए तो गूंगी हूँ। पूनम की ये बात सुनकर अब बहुएं कुछ भी नहीं बोली। कुछ ही देर के बाद काम हो गया, जिसके बाद बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। अरे नहीं, हालत खराब हो रही है अब मेरी तो। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। तुमसे मैंने मांगा? आपको गर्मी। मुझसे दूर रहा करो, ऐसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पूनम संजय के एक कहने पर उससे दूर हट गई। रात को सब सो गए, पर पूनम का काम खत्म नहीं हुआ। वो फिर अगली सुबह जल्दी उठी। आज तो मैंने तीनों के लिए उनकी पसंद का ही लंच बनाया है, जल्दी से पैक कर देती हूँ। सुनील भाई, संजय भाई, मेरी बात को सुनो। हाँ बोल। भैया, मैंने कल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइल रखी थी। आपको पता है क्या कि वो अब कहाँ है? ये लीजिए देवर जी, मैंने इसको उठाकर रख दिया था। जो चीज आपके काम की नहीं है भाभी, उसको हाथ मत लगाया करो, समझी? वो देवर जी, मैंने तो संभाल कर रखी थी बस। इसको कुछ भी बोलो समझ नहीं आता है, इसलिए इससे दिमाग मारना बेकार है। चलो भाइयों। क्यों, क्या गलत किया है भाभी ने भैया? एक तो वो आपके परिवार का इतना ख्याल रखती है और आप उन्हें ही गलत बोल रहे हो। दीपिका नहीं। रिलैक्स भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस सही बात बोल रही हूँ। या किसी को भी आपको ऐसे डांटने का हक नहीं है। दीपिका की बात को सुनकर तीनों भाई चले गए, जिसके बाद भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना आज हम लोग एक पार्टी कर लें। पार्टी? नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करती हूँ। रिलैक्स, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलिए हम मिलकर घर का काम करेंगे, जिसके बाद हम एक दूसरे को भी वक्त देंगे। हाँ, ये सही है, चलो मिलकर काम करते हैं। पूनम के साथ उसकी देवरानियां भी काम करवाने में उसकी मदद करने लगी। पूनम ने सफाई की तो दीपिका और दिव्या ने खाना बना दिया, जिसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। अरे दिव्या बहू, ये गूंगी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं जाती हूँ मैं। नहीं भाभी, ऐसे डरिए नहीं। माँ जी, हम बहुएं बस आपस में गपशप कर रही हैं। इस गूंगी को यहाँ से भेज दो, इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, हमें तो भाभी अच्छी लगती है, अब आपको नहीं लगती है तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। शारदा को बहुओं ने जवाब देकर भेज दिया। बहुएं पूनम के साथ थीं। तुम्हें माँ जी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हमने कुछ गलत नहीं किया। चलो भाभी, मिलकर स्किन केयर करते हैं। आज तो मैं आपको शीट मार्क्स लगाऊंगी। तीनों बहुएं ऐसे ही आराम से एंजॉय करने लगी। पूनम को बड़े दिन के बाद आज खुशी सी महसूस हुई थी। ऐसे ही दिन बीत गया और रात हो गई। रात को आज हमारे पति ऑफिस से घर को नहीं आ पाएंगे। आज उन्हें ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम है, तो वो वहीं रहेंगे। क्या कहा? अच्छा ठीक है। क्या वो नहीं आएंगे? हाँ भाभी, कोई बात नहीं, हम तो सभी है ही ना घर में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पूनम ऐसे ही परेशान होने लगी। बहुओं को उसका परेशान होना समझ नहीं आ रहा था। वो घबराहट में अपने कमरे में चली गई। रिलैक्स पूनम, घर में सभी लोग हैं, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, तू डर नहीं। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? पूनम कभी अंदर जाती कभी बाहर जाती। वो ऐसे ही आना जाना कर रही थी। देवरानियों ने ये देख लिया और वो कमरे में आई। भाभी क्या बात है, आप ऐसे पैनिक क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है और आज आपको बताना पड़ेगा। मत पूछो, वो बस मेरी जिंदगी की एक बुरी याद है। देवरानियों से लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानी, जिसकी वजह से पूनम को उन्हें अपने चुप रहने की सच्चाई बतानी पड़ी। ये घटना है पूनम की शादी के एक हफ्ते के बाद की। पूनम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वाह, आज का मेकअप तो गजब हो रहा है। तुम हो ही इतनी ज्यादा प्यारी कि गजब ही लगेगा। अच्छा पूनम, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ जाइए। संजय चला गया। पूनम अपने कमरे में ही थी। घर में कोई नहीं था, बस शारदा थी, जो खुद भी अपने कमरे में ही थी। ऐसे में ही शराब पीकर 1 महीने पहले ही ब्याया हुआ रितेश पूनम के घर में घुस गया और उसके कमरे में आ गया। और चिकनी चमेली, क्या हाल है? अरे जीजा जी आप? हमें जीजा नहीं, जान बुलाओ, जान। क्या बदतमीजी है ये क्या? आपने तो शराब पी हुई है। संजय जी मदद कीजिए, बचाओ बचाओ। आवाज जरा कम निकालो, जाने मन, कोई सुन लेगा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। पूनम चिल्लाते हुए भागी। उसकी आवाज को सुनकर बाहर गया हुआ संजय और बाकी के घर के सदस्य वहां आ गए।
पूनम भागते हुए अपनी सास से लिपट गई, जिसके बाद माँ माँ इस आदमी ने मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि इसने क्या किया। क्या क्या किया? हाँ, माँ आप मुझे ही मार रही है जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों बे, क्या किया तूने? रितेश बेटा, संजय छोड़ दे इसको। ये तेरी बहन का सुहाग है। उसका हफ्ते 10 दिन पहले ही बसा हुआ घर उजड़ जाएगा, तो छोड़ दे इसको। अच्छा तो ये बात है। अरे आप सभी लोगों की सोच ही छोटी है। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इसके पास आऊंगा? 1 हफ्ते के बाद भूमि का जन्मदिन है। मैं तो उसके लिए इनसे कुछ डिस्कस करने आया था, क्योंकि ये भी नई है और मैं भी। लेकिन थू, आजकल की ये दुनिया। रितेश की झूठी बातों में सभी आ गए। और मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती थी, पागल लड़की। संजय इसको समझा दे। आइंदा अगर इसने अपने मुंह को खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं गूंगी हो गई। सब कुछ सुनते हुए समझते हुए बस मुझे झेलना पड़ा और पड़ता रहेगा। मेरे पति का मेरे ऊपर से विश्वास उतर गया, सब बदल गया। भाभी, आपने सब कैसे झेल लिया? आप कमजोर नहीं हो। कमजोर नहीं हूँ लेकिन मजबूर हूँ। मेरे मायके वालों ने कर्जदार होकर मेरा ब्याह करवाया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हूँ, चाहे अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ। पूनम की बात को सुन के दोनों बहुओं को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। लेकिन भाभी, लेकिन आप चिंता न कीजिए। सच कितना ही कमजोर और छोटा क्यों ना हो, 1000 झूठ को भी खत्म कर देता है। जीजू का भी असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। बहुओं ने ऐसे ही पूनम को समझाया और वो उसके डर की वजह से सारी रात उसके साथ ही रही। जैसे ही अगला दिन आया तो भूमि और रितेश दोनों आ गए। हेलो मम्मा। अरे माँ की याद आती है तुझे? बाबा का क्या? अरे बाबा, आप तो मेरी जान है। अब देखो, आ तो गई हूँ मैं आपके पास। अब कई दिनों के बाद ही जाऊंगी। अरे भाभी जी, आप तो दूर से ही चमक रही हैं। अच्छा, लाइए पानी तो लाकर पिला दीजिए अपने हाथों से। पूनम रितेश की बात को सुनकर कांप गई, लेकिन अब उसकी देवरानियां उसके साथ थीं। अरे जीजू, भाभी के क्यों, हमारे हाथों से पी लीजिए। हम तो नई बहुए हैं। व्हाट नॉनसेंस। अरे भूमि जी, मजाक था। रितेश बहुओं की बात से जल गया। पूनम को उन्होंने कमरे में भेज दिया और खुद दिव्या ने रितेश को पानी दिया। पानी देने के बाद रसोई में। इस आदमी के रहने की वजह से अब भाभी परेशान रहेंगी, लेकिन ये अच्छा मौका है इनका असली चेहरा सामने लाने का। हम अब अपना खेल खेलेंगे। दोनों बहुओं ने सोच लिया था कि अब वो रितेश की सच्चाई सभी के सामने लाकर ही मानेंगी। ऐसे ही अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ शेफाली आ गई। किसका राज और कौन सा खेल? भाभी, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो बस हम BGMI की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे भाभी तैयार है ना? आज दीदी आई है ना? हम सभी बाहर पिकनिक मनाने जाएंगे शाम को। शेफाली ऐसे बोलकर चली गई। ऐसे ही शाम हुई और पूरा परिवार जाने लगा। बहुएं भी थीं, सिवाय पूनम के। पूनम भाभी कहाँ है? वो नहीं जा रही है क्या? किस गूंगी का नाम ले रही हो? मुझे तो उसके नाम से भी जलन सी होने लग गई है। चलो चुपचाप, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ऐसे कैसे? घर के काम पूनम के बिना नहीं होते और मजे करने के लिए पूनम की ही जरूरत नहीं है। वाह, क्यों अच्छे खासे मूड को खराब कर रही हो? नहीं, मेरी वजह से आप लोग अपना रूटीन खराब नहीं कीजिए। आप जाइए, मैं घर में ही ठीक हूँ। भाभी, पूनम ने अपना मन मार लिया जिस तरह वो मारती ही थी, और वो घर में ही रुक गई। सभी लोग बाहर पार्क में पिकनिक मनाने चले गए थे। अरे वाह, ये गार्डन तो बड़ा ही अच्छा है। रात को भी अगर किसी को पिकनिक करनी हो तो यहाँ कर सकता है, क्योंकि इसमें लाइट्स है। सही कहा, लेकिन पता है अब मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का हो रहा है। यहाँ बाहर ही एक दुकान है ड्रिंक का, हम लाते हैं। दीपिका और दिव्या दोनों बाहर आ गईं। अभी वो पार्क से बाहर आई ही थीं कि तभी वहाँ उन्होंने रितेश को देखा, जो कि एक लड़की के साथ था। हाँ रिद्धिमा मेरी जान, मैं समझ गया। प्रॉमिस, अब ऐसा नहीं करूँगा। अबे तेरी तो। भाभी देखो, ये जीजा जी तो एक नंबर का ठरकी आदमी है। जो इसने हरकतें की है वो कोई सही आदमी कर ही नहीं सकता है। इसकी फोटो ले ले। बहुआ ने रितेश की फोटो ले ली, जबकि उसको कुछ पता भी नहीं चला। रात को वो पिकनिक करके वापस आ गए, जहाँ पूनम सारे वक्त बस अपने कमरे में ही बंद थी। भाभी, आप ठीक तो हो? मैं हाँ ठीक हूँ। ये लो, ये खा लो, हम आपके ही लिए लाए हैं, और अब टेंशन नहीं लेना। दिव्या और दीपिका का दिया हुआ खाना पूनम ने खा लिया। दीपिका और दिव्या अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गई थीं, क्योंकि उन्होंने रितेश को देख लिया था। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे। रितेश पूनम की आंखों के सामने रह रहकर उसे सताता था।
भाभी आप कितना काम करती हैं, आइए बैठ जाइए। नहीं। अरे बहुत जगह है, आइए मेरी साइड में बैठ जाइए। क्यों जीजा जी, आपकी साइड में बैठने को आपकी पत्नी नहीं है क्या? मजाक था। जैसे मजाक आप भाभी से करते हो वैसा ही हमने भी कर दिया। बड़ा ही बुरा मजाक था। आपके मजाक की तरह ना। अब बहुएं रितेश को उसके हिसाब से जवाब देती थीं, जिनसे वो जल जाता था। ऐसे ही आज का दिन भी गुजरा। रात हो गई थी और अरे मेरी लंगोट मैं ऊपर डाल कर आया था, किसी ने उतारी कि नहीं? मैं लाती। रुकिए भाभी, मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं, ऊपर को चलिए मैं ले आती हूँ। दीपिका और दिव्या दोनों साथ में गईं। अभी वो आधी सीढ़ियां चढ़ी रही थीं कि उन्होंने रितेश की आवाज सुनी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। अरे हाँ जान, मैं समझ गया। हाँ हाँ, उस बोझ को तो मैंने छोड़ दिया है, उसके मायके। कल का मेरा दिन तुम्हारे नाम, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा जान। क्या बात है, चोर खुद ही अपना सच उगल रहा है। अब आएगा मजा। भाभी सुना आपने, कल का दिन अब कयामत का दिन होने वाला है। दोनों बहुओं ने रितेश का अब भंडा फोड़ने की ठान ली थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही रितेश को यह जाहिर होने दिया कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। ऐसे ही अगला दिन आया और दोपहर के वक्त रितेश झूठ बोलकर निकल गया। भूमि, मुझे ना यहाँ इतना कंफर्ट नहीं लगता है, मैं कुछ देर को आराम करने को घर जा रहा हूँ। ठीक है डियर। भूमि से बोलकर रितेश चला गया। दोनों बहुओं ने उसके फोन में लोकेशन पता करने की ऐप डाउनलोड कर दी थी। कुछ देर के बाद उन्होंने जब देखा तो रितेश की लोकेशन एक होटल की आई। भाभी चलो, अब हमारी बारी है। ठीक है, चलो दिव्या चलते हैं। दोनों देवरानियां एक दूसरे के साथ मिलकर चली गईं और उसी होटल पहुंची जहां रितेश था। उसके साथ एक लड़की रिद्धिमा भी थी। दोनों ने वहां जाकर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। जीजा जी, एक टेप और आपका वीडियो वायरल। तुम यहाँ कैसे आ गई? आपके पापों का घड़ा फोड़ने। उनकी बात को सुनकर रितेश डर गया और वो उनके पास आ गया और बदनामी ना हो इसके लिए वो उनके साथ साथ घर को भी आ गया। घर आने के बाद बहुओं ने रितेश की सच्चाई सभी को बता दी। रितेश, क्या है ये सब? आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं, और आज से नहीं, जिस दिन से शादी हुई है तभी से। दिव्या दीपिका ने ऐसे बोलकर रितेश के फोटो और वीडियो सभी घर वालों को दिखा दिए। ये सब देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये लोग झूठ बोल रही हैं, ये एआई है। और कितना झूठ बोलोगे? यही सच्चाई है। आपने अपनी बहू का मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन इस आदमी की हरकतों पर कोई रोक नहीं लगाई। अब भुगतिए। संजय को इतना गुस्सा आया कि रितेश को उसने कॉलर पकड़ के खूब पीटा और पुलिस को कॉल किया। और मारो भैया इसे, और मारो। इंसान इसी के लायक है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और रितेश को पकड़ के ले जाती है, लेकिन अब पूनम के आंसू नहीं रुक रहे थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, हम बहुत बुरे हैं। मुझे माफ कर दो पूनम, तुम्हारा पति होने के बावजूद भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। हम तुझे कितना बुरा समझते थे और हरामखोर वो था। बहू, हमें माफ कर दे। मैं बर्बाद हो गई। भगवान तुम जैसी देवरानियां हर किसी को दे। तुम दोनों ने मुझ जैसी गूंगी को अब जुबान दे दी है। मैं तुम लोगों का कैसे शुक्रिया करूं। शांत हो जाइए पूनम भाभी। मेघा दीदी, आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। वो इंसान ही घटिया था। अच्छा हुआ, अब वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। पूनम की छिनी हुई आवाज अब देवरानियां बन चुकी थी। वह रितेश अब जेल के सलाखों के पीछे था। सभी घर वाले अब हंसी खुशी साथ में रहते थे। मेघा ने रितेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रितेश अपनी इतनी बेइज्जती को भुला पाएगा या अपने अपमान का बदला लेगा? कमेंट करके बताएं।